अनुसार मैं रेणु देवी नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर खास में आज वो नई सरकार जो है उसका वजूद अमल में आ गया, ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि बिहार में जो मैंडेट मिला था उस मैंडेट के बाद कई तरह के सवाल भी उठे थे और दोनों खेमों में यानी एनडीए में और जो महागठबंधन है दोनों की तरफ से यह दावा था कि जीत हमारी है। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन ने जो जीत दिखाई थी वो सीधे तौर पर एनडीए की जीत थी। यह अलग बात है कि जेडीयू की सीटें काफी कम थी, लेकिन जो अजीम इत्तेहाद है उसने न सिर्फ ये कहा कि इसमें बहुत जो है कि वो फेयर चीजें नहीं हो पाई है, बल्कि आज जब एक खास मौका था हलफ बर्दारी तकरीब का, आमतौर से जब भी हलफ बर्दारी तकरीब होती है तो अपोजिशन में जो भी पार्टियां होती हैं उनकी मौजूदगी आमतौर से देखी जाती है। लेकिन आज इस हलफ बर्दारी तकरीब में जब नीतीश कुमार ने 7वीं बार बतौर सीएम हलफ लिया है, इस खास मौके पर आरजेडी नदारत थी और कांग्रेस का भी कोई लीडर वहां मौजूद नहीं था, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने इसका बॉयकॉट कर रखा था, ये कहते हुए कि ये जो जनादेश है उसके खिलाफ हो रहा है ये हलफ बर्दारी की तकरीब जो उसके खिलाफ है। बहरहाल आज हलफ बर्दारी में क्या क्या हुआ और किन चेहरों को, खासतौर से नेटवर्क 18 ने जिनके बारे में पहले जानकारी दी थी, उनमें से कौन कौन से चेहरे जो है वो उन्होंने हलफ लिया है और इसमें किस तरह का कॉम्पोजिशन जो है और किस तरह का फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया, इन सब पर हम बात करेंगे, चूंकि नई सरकार आ गई है। मैं नीतीश कुमार, मैं तारकिशोर प्रसाद, मैं रेणु देवी तो बिहार की नई सरकार, इसकी शक्ल क्या है और इसमें क्या तब्दीलियां हैं, चूंकि वजीर आला के तौर पर तो नीतीश कुमार ही हैं, तो क्या नीतीश कुमार जो सबसे पहला और सबसे बड़ा और सबसे जो बाहरी जो चेहरा है बिहार की सरकार का वो नीतीश कुमार है, तो क्या नीतीश कुमार के साथ साथ जो उनका कैबिनेट था, उनकी काबीना थी, उसमें कुछ खास रद्दोबदल हुआ है या उसमें कुछ नई बातें हैं, इस पर हम तफसील से रोशनी डालेंगे। और सबसे अहम बात तो यह है कि इस बार नीतीश कुमार को एक नहीं बल्कि दो डिप्टी सीएम मिलने जा रहे हैं, यह भी एक अहम है। तो इस एतबार से यह समझा जाएगा कि क्या नीतीश कुमार का अमल दखल जो है वो कम होगा या फिर ये कि उन्हें एक और बेहतरीन और एक ज्यादा तजुर्बाकार और ज्यादा डेडिकेटेड टीम मिल रही है काम करने के लिए, बिहार की तरक्की के लिए। इन सब चीजों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं कि नीतीश कुमार ने आज जो हलफ बर्दारी तकरीब के दौरान किस तरह से आज नीतीश कुमार के चेहरे की कैफियत कैसी थी जब वो आज हलफ बर्दारी तकरीब में शामिल थे। 7वीं बार नीतीश कुमार ने वज़ीर आला के ओहदे के लिए हलफ लिया, हालांकि टर्म जो है वो चौथा ही है। तो बहुत ही तारीखी लम्हा ये जो आप देख रहे थे, नीतीश कुमार ने जब ओहदे का हलफ लिया और उसके बाद फिर उन्होंने दस्तखत किए। 7वीं बार वजीर आला के तौर पर नीतीश कुमार ने हलफ लिया है, दस्तखत किए हैं। और दो अहम चेहरे जो इनके साथ साथ तारकिशोर प्रसाद नई सरकार में ये नायब वजीर आला बनाए गए और कटिहार से चौथी बार ये इंतखाब जीते हैं। तारकिशोर प्रसाद 2005 से कटिहार सीट पर इनका कब्जा रहा है और बीजेपी की जो लेजिस्लेचर पार्टी है उस पार्टी का इन्हें लीडर मुंतखब किया गया था। तो ये एक बड़ा चेहरा है जो नीतीश कुमार को नायब वजीर आला के तौर पर असिस्ट करेंगे। और इसके बाद एक और चेहरा है, वो है रेणु देवी का। रेणु देवी जो है वो भी लगातार जीत हासिल करती रही है। जब वो
उन्होंने बेतिया से जीत हासिल की है और दोनों ऐसे चेहरे हैं जो बिहार की सियासत में बहुत लो प्रोफाइल चेहरे माने जा रहे थे, लेकिन दोनों का खासा जो है वो लगाव है आरएसएस से, और उसके बाद अब इन दोनों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और क्या इसमें और तब्दीलियां हुई, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ है महफूज आलम, हमारे नुमाइंदे पटना से, लगातार पूरे बिहार को इन्होंने कवर किया। और हमारे साथ नेमतुल्लाह है, एमएलए हैं जेडीयू के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अख्तरुल इस्लाम शाहीन जो आरजेडी के एमएलए हैं। नेमतुल्लाह साहब तो अब एक्स हो गए, अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आरजेडी के एमएलए। और अहमद जावेद जो एडिटर है, सीनियर सहाफ़ी हैं, रोज़ाना इनकलाब के एडिटर भी हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले महफूज, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि क्या हलफ बर्दारी की जो तकरीब मुकम्मल हो गई, या फिर ये कि इसमें क्या कुछ आज हुआ, अपडेट क्या है इस ताल्लुक से? देखिए विशाल, अगर आज के हवाले से बात की जाए तो हलफ बर्दारी तकरीब जो है मुकम्मल हो गई है और 15 लोगों ने, यानी वजीर आला नीतीश कुमार के साथ साथ 15 लोगों ने वजारत का हलफ लिया। और आज के दिन को इस बात से इस तरह से भी कहा जाता है कि आज के प्रोग्राम में अपोजिशन ने शिरकत नहीं की थी, बल्कि अपोजिशन पार्टियों ने बाइकाट किया था, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो या लेफ्ट पार्टी हो, सबने मिलकर जो है बाइकाट किया था एक तरह से कहें तो। दूसरी तरफ जो है एक खास बात जो है यहाँ देखने को ये मिला है कि जिस तरह से लीडरों को मुंतखब किया गया है वजारत के लिए, आप तारकिशोर को कह लें जो कटिहार से आते हैं, तो पूरे सीमांचल की नुमाइंदगी के लिए उनको जो है सामने रखा गया है। उसी तरह रेणु देवी बेतिया से आती हैं, तो पूरा चंपारण जो है कहीं ना कहीं वो रेणु देवी की वजह से जो है वो एक नुमाइंदगी होगी। और जिस हिसाब से बीजेपी ने और एक तरह से कहीं एनडीए ने जिस हिसाब से समाज के ताने बानों को देखते हुए लीडरों को मुंतखब किया है, वजारत में शामिल किया है, इससे ये बात साफ हो जाती है कि तमाम तबकात को नुमाइंदगी देने का एक सिलसिला जो है, जो पहले से एनडीए करती आ रही थी, लेकिन इस बार ज्यादा अच्छे तरीके से पिछड़े जातियों को, खास तौर से जो पसमानदा जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, उनको जो है सामने लाने की कोशिश की गई है। विशाल, आप जानते हैं कि बिहार में अगर बड़ी आबादी और बड़ा वोट बैंक जो है दलितों का है और दलितों के ऊपर जो है तमाम पार्टियां सियासत करती रही है, चाहे वो इंतखाबात के पहले और इंतखाबात के दरमियान भी हम लोगों को ये देखने को मिला है। वजारत की तकसीम में और हलफ बर्दारी तकरीब में भी ये बात सामने आई है कि एनडीए ने तमाम जातियों को नुमाइंदगी देने की ये कोशिश की है। इसके अलावा ये खास बात ये भी है कि जिस तरह से अपोजिशन ने बाइकाट किया है और ये कहा है, आखिर में अभी देखिए तेजस्वी यादव का ट्वीट भी आया था जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को मुबारकबाद भी दी और कहा कि अब 19 लाख लोगों की नौकरी का सवाल है। जिस तरह बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया था कि वो हुकूमत बनती है तो 19 लाख बिल्कुल लोगों को इससे उम्मीद रही होगी, लेकिन मैं महफूज थोड़ा आपको बात को आगे बढ़ाता हूं। मैं सीधे रुक करूंगा अहमद जावेद साहब का, और हमारे साथ अख्तरुल इस्लाम शाहीन भी मौजूद हैं। अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब, आपसे पहले सवाल करता हूं। सवाल यह है कि आपने और आपकी हलीफ जमात कांग्रेस ने अगर बॉयकॉट किया तो क्यों किया? क्योंकि यह सरकार जो अभी बनी है वह एक बेईमानी से बनी हुई सरकार है। हम लोग का स्पष्ट रूप से मानना है कि भाई जिस तरह से जो पोस्टल बैलेट का काउंटिंग में गड़बड़ी हुआ, बड़े पैमाने पे वोटों को रद्द किया गया और हमारे कैंडिडेट को 10 वोट, 20 वोट, 50 वोट, 100 वोट, 200 वोट से 10 कैंडिडेट को हराया गया। हम चाहते थे कि ये चुनाव आयोग के निर्देश पे नहीं हुआ, बल्कि सीएम हाउस से जितने भी चुनाव अधिकारी हैं वो गाइड हुए और बड़े पैमाने पे धांधली किया गया। चुनाव आयोग रिकाउंटिंग करे, जनता ने हमें बहुमत दिया था, लेकिन बेईमानी से यह सरकार बनी है और ऐसे लोकतंत्र का गला घोट करके यह सरकार बनाया गया है और हम कभी भी इस तरह के समारोह में शरीक नहीं हो सकते हैं। यह एक बेईमानी की सरकार है, लोकतंत्र का गला घोट करके यह सरकार बनाया गया है, तो उसमें हम कैसे शरीक हो सकते हैं? मेरा तो चुनाव आयोग से और कोर्ट से यह डिमांड है हम ये कि भाई रिकाउंटिंग करा दीजिए तमाम वैसे सीटों पर जो कम मार्जिन से जीत हार हुआ है। क्या दिक्कत है? हो सकता है आप ही जीते हो, आप ही की बात सही हो, लेकिन तो क्या आरजेडी ने कोर्ट को अप्रोच किया है? दिन तक नहीं, पहले हम चुनाव आयोग की प्रतीक्षा कर रहे हैं
और चुनाव आयोग के बाद हमारा कोर्ट में जाने का भी हमारे पार्टी ठीक है, आज हम लोग चूंकि हलफ बर्दारी पर बातचीत कर रहे हैं और आपने बॉयकॉट किया, इसलिए हमने आपसे सवाल किया। नेमतुल्लाह साहब, जो अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब कह रहे हैं, मैं छोटा सा रिएक्शन आपका इस पर लेना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारा खास मौजूद दरअसल दूसरा है, बट फिर भी एक बड़ी एक बहुत खास मौका होता है कि जब आप हलफ बर्दारी तकरीब में शामिल हैं और अपोजिशन पार्टी जो है, जिसे सरकार का एक तरह से हिस्सा माना जाता है, क्योंकि लॉ मेकिंग में अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन अगर वो हलफ बर्दारी तकरीब से अपोजिशन पार्टियां गायब रहती हैं और उनका सीधा इल्जाम जो आपने अभी सुना आरजेडी का, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन संस्था पर इन लोगों को विश्वास नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कह दिया और नोटिफाई कर दिया 243 MLA का, और उसके बावजूद भी इस तरह का बाइकआउट करना ये असंवैधानिक है, ये जेब नहीं देता। और दूसरी बात यह कि जिस तरह से काउंटिंग का बारे में बात कर रहे हैं, हर पार्टी के लोग बहुत कम वोट से जीते और हारे। हमारे भी पार्टी के बहुत सारे लोग कम वोटों से हारे, तो हम क्या कहें कि फिर से काउंटिंग हो, और ये तो चलता ही रहता है। इलेक्शन में कोई ज्यादा वोट से जीतता है, कोई चलिए, ये चलता रहता है इलेक्शन में, कोई ज्यादा वोट से जीतता है, कोई कम वोट से, लेकिन जो जीतता है उसे फिक्र नहीं होती, जो हारता है उसकी परेशानी बहुत बढ़ जाती है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि जब मामला इसी के पास है तो आगे क्या बातें होती है, हम बाद में बात करेंगे, लेकिन चूंकि एक अहम मौजू था कि आज के खास मौके पर जब अपोजिशन पार्टियां नहीं है, बायकॉट कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। अहमद जावेद हमारे साथ मौजूद है। अहमद जावेद साहब, आपने देखा नीतीश कुमार ने 7वीं बार बतौर सीएम हलफ लिया है, और आज जिन लोगों ने हलफ बर्दारी में शरीक हुए, खास से 2 चेहरे, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, इनकी बहुत चर्चा है। क्या 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 आप तब्दीली और बदलाव महसूस कर रहे हैं इस नई सरकार में? अहमद जावेद साहब। मैं इस नई सरकार में कोई जो एनडीए की जो पॉलिटिक्स रही है पहले से, और नीतीश कुमार और उनके हलीफों ने जिन इश्यूज पर वोट हासिल किया है और जिस तरह वो पहले भी करते रहे हैं, उनका जो समीकरण है, उसी की रोशनी में उन्होंने नई काबीना मुरत्तब की है। आप इसमें देखेंगे, एक तरफ हिंदुत्व का चेहरा है, रेणु देवी हिंदुत्व का चेहरा है, अपर कास्ट का चेहरा है, और चंपारण के इलाके को वो रेणु देवी के बारे में तो अपर कास्ट का चेहरा नहीं कहा जा सकता ना जावेद साहब? सियासत में लो प्रोफाइल समझी जाती थी। नहीं, वो चाहे कि अपर कास्ट की ना हो, लेकिन वो असल में हिंदुत्व का चेहरा है, और हिंदुत्व का चेहरा बिहार में जो भी है, वो किसी कास्ट का हो, वो बिहार में अपर कास्ट का चेहरा है। दूसरी तरफ वो जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं, तारकिशोर प्रसाद, कटिहार, आबाई ताल्लुक सहरसा से है। ये कोसी, हाँ, ये कोसी के इलाके के पैदाइशी हैं। वो रहते हैं कटिहार में, तो वो ये 2 खित्ते को बैक वक्त करते हैं रिप्रेजेंट, अगर गौर से आप देखें तो। और फिर वो जिस बिरादरी से आते हैं, वो अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों में से एक है। तो वो कलवार हैं और बनिया भी हैं, को भी वो रिप्रेजेंट करते हैं, और अति पिछड़ी जाति से आते हैं। मतलब क्या जावेद साहब ये समझा जाए कि इन फ्यूचर, यानी कि मुस्तकबिल की सियासत को मद्देनजर रखते हुए तमाम इंतखाबात किए गए हैं कि किन्हें वजीर बनाना है, किन्हें नहीं बनाना है? ऐसे में क्या आरजेडी या दूसरी जो पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टियां हैं, जिनका बेस ग्राउंड ही वहां की कम्युनिटी है, बड़े पैमाने पर कह सकते हैं, क्या उनके लिए खतरा है? के लिए खतरा तो है ही। असल में आप देखिए, यहाँ पर वोट बैंक 3 हिस्सों में बटा हुआ है। गौर से आप देखेंगे तो बिहार का जो वोट बैंक है, रिवायती तौर पर पिछले 20-25 वर्षों से, और जब तक लालू जी रहेंगे सियासत के मरकज में, तब तक वो वोट बैंक टूटेगा भी नहीं, वो वैसा ही रहेगा। एक तरफ ब्राह्मण, राजपूत, ऊंची जातियों और बनिए हैं, उनके सामने यादव, मुसलमान और लाइक माइंडेड वोट बैंक है। ये दोनों वोट बैंक एक दूसरे को बिल्कुल काउंटर कर देते हैं। 30-30% के करीब दोनों वोट बैंक की आबादी होती है जी। अब जो बाकी 40% जातियां हैं,
वो अति पिछड़ी जातियां कहलाती हैं। यहाँ दलित उसमें बहुत 6-7% जो बाकी हिंदुस्तान में जो दलित कहलाते हैं वो यहाँ पर 6-7% हैं एसटी। अब उनमें कुछ अति पिछड़ी जातियां ये मोस्ट यानी ईबीसी से नीतीश कुमार ने कुछ जातियों को उसमें शामिल कर दिया है। वो रिजर्वेशन उसे मिला तो वो भी उनका वोट बैंक है। एक मिनट जरा आपको जावेद साहब थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, क्या मैं इस पे अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब से रिएक्शन लेना चाहता हूं। शाहीन साहब, जिस तरह से ये जो वजारत, अब कलमदान तो आगे बाद में मिलेगा, लेकिन जो आज हलफ बर्दारी हुई है, क्या आप भी मानते हैं कि इससे मुस्तकबिल के सियासत में आरजेडी जैसी पार्टियों के लिए बहुत ज्यादा फिक्र की बात है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए 15 साल से इन लोगों की बिहार में हुकूमत है, केंद्र में भी इनकी हुकूमत है। जो कुछ ये विकास कर सकते थे इन्होंने किया। मैं ये नहीं कहता कुछ नहीं किया, जो भी ये विकास कर सकते थे 15 साल में इन्होंने किया। केंद्र में भी 6-7 साल से इनकी सरकार है, जो भी कर सकते थे किया। उसके बावजूद एक 31 साल का नौजवान खड़ा होता है और वो कहता है कि एक नया बिहार हम बनाना चाहते हैं, एक ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं। आज भी पूरे देश में बिहार सबसे पिछड़ा है, तमाम क्षेत्रों में पिछड़ा है। तो फिर ये 15 साल में ये इस हालत में आ गए कि 31 साल का नौजवान कड़ी चुनौती देता है दुनिया के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को, बिहार के कथित सुशासन की सरकार को, बिहार में मतलब सुशासन बाबू को जो कहलाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 15 साल में जितनी भी रणनीति इन लोगों ने बनाई, जातीय समीकरण बनाया हो, चाहे सरजमीन पे काम किया हो, जनता ने एक नौजवान को मौका देने के लिए जिस उत्साह के साथ बराबर का मुकाबला दिया। ठीक है, आप मुझे बहुमत ना कहें, लेकिन जिस तरह से एक नौजवान को, एक कम उम्र के नौजवान को जनता आगे बढ़ी, उसका मतलब है कि पुरानी 15 साल की सरकार से असंतोष था, नाराजगी थी लोगों में। चाहे जितना भी जातीय समीकरण कर ले, मंत्रिमंडल बनाने में, उप मुख्यमंत्री बनाने में, जो भी तिकड़मबाजी ये लोग कर लें, मतलब विकास इन्होंने नहीं किया। जातीय समीकरण बना करके ये चाहते हैं। लेकिन सवाल ये बात इस बात का नहीं है कि अब ये सिर्फ क्या आरजेडी के लिए एक मुश्किल है। जी, मैं आपको थोड़ा रोकना चाह रहा हूं। रहमतुल्लाह साहब, आप ही हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल इस बात को लेकर भी है कि जिस तरह से वजारत में लोगों को हलफ दिलाया गया है, सीधे तौर पर यह सवाल उठ रहा है कि जिस बेस को नीतीश कुमार ने बड़ी मुश्किल से पिछले 15 सालों में तैयार किया था, उस बेस पे भी कहीं ना कहीं एक सेंधमारी है। क्या यह समझा जाए कि इस बार अगर 43 पे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अटक गई है, तो आगे तो ऐसा लगता है जैसा जावेद साहब कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है आप जैसी पार्टियों के लिए? नहीं, सामाजिक समीकरण को बनाए रखने के लिए इस तरह का मंत्रिमंडल का गठन किया गया। और लीड तो करना है, जो भी है एनडीए से को लीड करना है नीतीश कुमार को, इसलिए सबको लेके एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है। सबको लेके नीतीश कुमार को चलना है और पीछे भी जो 15 साल से चल रहे हैं, और सारी बातों के लेके आज जिस तरह से कुछ तबके के लोग जिस तरह से उछल के एक जो अपोजिशन को वाहवाही दे रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे पर, सिर्फ नीतीश कुमार के विकास पर, नीतीश कुमार के काम पर लोगों ने वोट दिया, साइलेंट होकर वोट दिया। किसी तरह का कोई हंगामा नहीं किया, चुपचाप गए और वोट देके चले गए। नहीं, आप देखिए वोट कितना मिला इसकी तब आप बात मत कीजिए, क्योंकि सब जाहिर है कितने आप पिछली बार कितनी सीटों पर थे, इस बार कितनी सीटों पर हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि आगे का जो सियासत है, मुस्तकबिल की सियासत है, वो इन वज़रा के यानी जिन्हें भी हलफ दिलाया गया है, इनके नामों को गौर करें तो ये सियासत किधर जा रही है। महफूज, मैं आपके पास फिर से एक बार आता हूं। सवाल महफूज इस बात को लेकर है कि जिस तरह यह देखा गया कि सुशील मोदी को जो है अब इससे आउट किया गया, काफी लंबे टाइम तक वो डेप्यूटी बने रहे, उनको इस बार मौका नहीं दिया गया। दो नए चेहरे जिनको मतलब डेप्यूटी सीएम के तौर पे। सवाल यही है महफूज कि यह तब्दीली क्यों बिहार में, अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और नीतीश कुमार और सुशील मोदी को लेकर जो से गाड़ी आगे चल रही थी, तो ये जो तब्दीली है इसकी असल वजह क्या है?
देखिए विशाल, अगर इस तब्दीली की असल वजह को देखा जाए तो कहीं ना कहीं सियासी गोलबंदी है बीजेपी की, खासतौर से इसमें कहा जाएगा। एनडीए में जेडीयू को कम, लेकिन बीजेपी ने ज्यादा जो है गोलबंदी की है उन जातियों को जिन जातियों को लेकर जो है सियासत होती है बिहार में। देखिए बिहार में अगर बड़ी आबादी अगर कह लें जातों के बुनियाद पर तो दलितों की है, और तमाम सियासी पार्टियां दलित को लेकर आगे बढ़ना चाह रही है। बीजेपी ने इस बार कमाल का जो है प्लान बनाया है। बीजेपी अपनी पार्टी में दलितों को नुमाइंदगी देकर कहीं ना कहीं जो दलित सियासत करने वाली, दलितों के ऊपर सियासत करने वाली जो पार्टियां हैं उनको एक तरह से ब्रेक लगाने की कोशिश की है। आज देखें कि कैबिनेट में जिस तरह से लोगों को मौका दिया गया है, हालांकि इस कैबिनेट में मुख्तलिफ जातियों के लोग हैं, खवातीन को भी नुमाइंदगी दी गई है, लेकिन किसी मुस्लिम को नुमाइंदगी अभी तक नहीं मिली है, वो देखने को नहीं मिला है अभी इन 15 लोगों में जिन्होंने हलफ लिया है। एक बात और यहाँ खास तौर से हम बताना चाहेंगे विशाल कि जो कहा जाता है बिहार में अगर आरजेडी की बात कह लें तो एमवाई इत्तेहाद की बात कही जाती है। आप देखिए कि फिराज फातमी जो है इंतखाब लड़ रहे थे, उनके सामने जो है मुस्लिम वोट जो है फिराज फातमी को वोट न करके जेडीयू के महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट करता है। अगर बात यहाँ अगर जातों की कॉम्बिनेशन पर आती है तो फिराज फातमी को मुसलमान हराता है, वहां पे महागठबंधन के एक उम्मीदवार को जिताता है, लेकिन केवटी में मुस्लिम उम्मीदवार वो भी आरजेडी का कद्दावर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी खड़ा होते हैं, और वहां जो है यादव अब्दुल बारी सिद्दीकी को वोट नहीं करता है, वो बीजेपी के उम्मीदवार को वोट करता है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है ये सियासत का एक नया चेहरा यहां पर माना जा सकता है। मैं जेडीयू लीडर नेमतुल्लाह साहब के पास आ रहा हूं। नेमतुल्लाह साहब, वैसे तो नारा है बीजेपी का है सबका साथ सबका विकास, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि जेडीयू और नीतीश कुमार जो है वहां पर अब एक बार उनकी कमान में फिर से सियासत, मतलब वहां सरकार चल रही है, क्या कोई मुस्लिम चेहरा है अभी लिस्ट में जिसे अब वजारत सौंपी जाएगी? बिल्कुल कमी नहीं है मुस्लिम चेहरा में जदयू में जी, बहुत से एमएलसी हैं हमारे मुस्लिम चेहरा, और भी बहुत सारे लोग हैं, इसलिए कमी नहीं है। और आने वाले जो एक्सटेंशन होगा उसमें मुस्लिम चेहरा देखा जाएगा। मतलब अभी आपके पास कोई जानकारी है कि कोई एक दो चेहरा मुस्लिम उसमें शामिल किया जाएगा? 115 में नीतीश कुमार ने 11 मुस्लिम एमएलए को टिकट दिया था मध्य को, और एक भी जीत के नहीं आए। और जब जीत के नहीं आए तो फिर हम काउंसिल से और भी बाहर से भी हम किसी को लेके हम लोग मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। ऐसी बात नहीं है। जीत के आने की जहां तक बात है तो वैसे नीतीश कुमार ने कौन सी जीत हासिल कर ली है? क्या वो चुनाव लड़े हैं क्या? लेकिन वो सीएम बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? जब वहां पर एक संवैधानिक प्रोसेस है तो इसलिए सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई मुस्लिम चेहरा आएगा? बिल्कुल आएगा, नहीं आने का सवाल। ठीक है। अहमद जावेद साहब, मेरा सवाल ये है कि ये सरकार, ये जो अभी जो शक्ल नजर आ रही है, गुज़िश्ता सरकारों से कितनी मुख्तलिफ आप मुख्तलिफ इसे देख पा रहे हैं? क्योंकि वजीर आला नीतीश कुमार ही है, क़यादत उन्हीं की है। मुझे इसमें सिर्फ कुछ ज्यादा तवज्जो देना बीजेपी का, पहले से ज्यादा तवज्जो देना अति पिछड़ी जातियों को, जो यहाँ एक बहुत बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार ने खड़ा किया है। अति पिछड़ी जातियां नीतीश कुमार की खड़ी किया हुआ एक वोट बैंक है, और उस पर बीजेपी ने ज्यादा तवज्जो दी है, उनको ज्यादा एड्रेस किया है। नेमतुल्लाह साहब, मैं आपके पास आता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। की है और अब नई काबीना में उस पर ज्यादा तवज्जो दी है। ये फर्क नजर आता है, बाकी कोई फर्क नजर नहीं आता। जो लोग इस नतीजे को कबूल नहीं कर रहे हैं वो पहले भी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक सोच रहे थे नतीजा आएगा, उनकी लहर चल रही है। ऐसा नहीं था, शुरू से मुकाबला सख्त था, और जैसा कि नतीजे ने भी साबित किया कि मुकाबला सख्त था। 35-35, 37-37% वोट दोनों तरफ थे, और ज्यादातर अति पिछड़ी जातियों को अपनी तरफ न लाने में आरजेडी कांग्रेस नाकाम रही, और उसी के नतीजे में आज वो इख्तिदार के करीब पहुंच के भी पहुंच नहीं सकी। मैं फाइनल कमेंट लूंगा अख्तर इस्लाम शाहीन साहब से, सिर्फ 30 सेकंड हमारे पास है। शाहीन साहब, नई सरकार का वजूद अमल में आ रहा है, बल्कि आ गया है, फाइनल कमेंट। नहीं, देखिए नीतीश कुमार जी जिस तरह से स्पेस दे रहे हैं एक मनुवादी, एक सांप्रदायिक, एक उन्मादी शक्तियों को मुख्यमंत्री बनने की शर्त पे, ये कमजोर पार्टी है, हमको मुख्यमंत्री अंतिम
मैं आपके हवाले करूंगा, तमाम जातियों को आपके हवाले करूंगा, आपकी सब शर्तों को मानूंगा, आपके तमाम नीति और तमाम एजेंडा केंद्र में लागू करेंगे। एक कैलेंडर कर गए हैं। एक तरह से बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में जो हम कह सकते हैं कि मीर जाफर जो कहलाते थे, जयचंद्र जो कहलाते थे, एक उस भूमिका में कुछ लोग आ गए हैं और वैसी ताकतों को बिहार में पूरा स्पेस दिया जा रहा है जो लोकतंत्र के लिए, बिहार की राजनीति के लिए मुनासिब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर अपनी बात रखने के लिए और हमारे साथ वक्त देने के लिए। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। मैं नीतीश कुमार, मैं तारकिशोर प्रसाद, मैं रेणु देवी